हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीजी क्लासेस मेकिंग वे थ्रू शॉर्टकट्स। तो दोस्तों हम लोग टॉपिक नंबर 4 आज स्टार्ट करेंगे हमारा, जो कि है एनर्जी फिजिक्स का। ठीक है, हम लोगों ने 3 टॉपिक पढ़े थे। पहले इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा था, फिर उसके बाद वोल्टेज पढ़ा था, चार्ज के बारे में भी पढ़ा था पहले। उसके बाद हमने थर्ड टॉपिक जो करा था वो पावर के बारे में देखा था। उसके बाद जो फोर्थ टॉपिक है हमारा वो है एनर्जी के बारे में। ठीक है, तो विदाउट टाइम वेस्ट, ठीक है, आपका टॉपिक डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, स्टार्ट हमको एनर्जी। तो एनर्जी, ये डेफिनेशन जो है ये आपने सबने पढ़ा होगा, कैपेसिटी टू डू वर्क। ठीक है, एनर्जी क्या होती है कि हमारी कितनी कैपेसिटी है काम करने की, कितना हम काम कर सकते हैं। तो ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, एनर्जी। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा एनर्जी, आपने जैसे आप चिप्स खाते हो, बिस्किट्स खाते हो, कुछ भी खाते हो, उस पर लिखा रहता है कि इतने कैलोरीज, ठीक है, एनर्जी है, इतने किलो कैलोरीज एनर्जी है। ठीक है, तो वो सब भी क्या है, वो भी एनर्जी। अब हम देखेंगे कि एनर्जी और पावर में क्या डिफरेंस होता है। ये तो होगी एनर्जी की बेसिक डेफिनेशन, जो कि आप पढ़ते आते हो शुरू से। अब इलेक्ट्रिक एनर्जी की जब हम बात करेंगे तो वो क्या होगा। ठीक है, तो जब देखो मैंने आपको पढ़ाया था पावर के बारे में, तब भी मैंने आपको बताया था। जब वोल्टेज के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि हम वर्क डन करते हैं। सपोज हमारे पास एक चार्ज है, ठीक है, उसको इस पॉइंट से, ठीक है, इस पॉइंट तक लाने के लिए हम कुछ काम करते हैं, कुछ वर्क डन करते हैं। ठीक है, उसी वर्क डन, वही जो वर्क डन होता है वो स्टोर होता है इन दी फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, वही वर्क डन जो होता है वो स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो वही एनर्जी होती है। एनर्जी की डेफिनेशन क्या है, वही जो वर्क डन है, मतलब अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, या फिर इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एनर्जी। अब यूनिट क्या है इसके, यूनिट क्या है इसके, जूल। ठीक है, ये है एसआई यूनिट, और ये कौन सा है, सीजीएस यूनिट। ठीक है, ये दोनों आपको पूछे जाते हैं। अर्ग जो है वो सीजीएस यूनिट है, और जूल जो है वो आपका एसआई यूनिट है। और 1 अर्ग किसके बराबर होता है, 10⁻⁻⁷ जूल के। ये जो होता है ये इंपॉर्टेंट होता है, ये आपको एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, मल्टीपल्स में। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग कि पावर और एनर्जी में जो है वो डिफरेंस क्या है। ठीक है, काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं पावर और एनर्जी में, इसमें डिफरेंस होता क्या है। तो डिफरेंस क्या है इसमें, एनर्जी क्या है, एनर्जी रेफर्स टू द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन। ठीक है, एनर्जी क्या है, एनर्जी रेफर्स टू द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन, मतलब टोटल काम हम जो कर सकते हैं, टोटल काम। ठीक है, इसमें कहीं रेट नहीं आ रहा, इसमें टाइम नहीं आ रहा कहीं पे, टोटल काम जितना हम कर सकते हैं। लेकिन पावर क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, रेट ऑफ डूइंग वर्क का क्या मतलब हो गया कि कितने रेट के साथ उसको कर रहे हैं। मतलब क्या हम उसको फास्ट कर रहे हैं, क्या हम उसको स्लो कर रहे हैं, क्या हम उसको मीडियम रेट से कर रहे हैं, मतलब टाइम के साथ कैसे कर रहे हैं उसको हम, तो वो क्या होगी, आपकी पावर होगी। लेकिन एनर्जी क्या होती है कि टोटल काम कितना हो रहा है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम, वो होता है आपका एनर्जी। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एनर्जी कितने टाइप्स की होती है, काफ़ी सारी एनर्जीज होती हैं। लाइक इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, हीट, केमिकल, न्यूक्लियर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काफ़ी सारी होती हैं। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, जब आपको पता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट जब फ्लो करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, एनर्जी प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द फ्लो ऑफ करंट, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में एक क्वेश्चन इनमें से आने के चांसेस होते हैं कभी कभार, आपको पता है। ठीक है, आपको क्या पता है, मोटर और जनरेटर के बारे में। ठीक है, मोटर क्या करती है आपको पता है, पानी चढ़ाती है आपका ऊपर। ठीक है, तो क्या होता है, मोटर को आप क्या करते हो, इलेक्ट्रिसिटी देते हो। ठीक है, मोटर को आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हो, और वो क्या दे रही है आपको, मैकेनिकल एनर्जी। वो पानी चढ़ा रही है आपका छत पे, तो वो क्या दे रही है आपको, मैकेनिकल एनर्जी। सिमिलरली जनरेटर को क्या करते हो आप, मैकेनिकल एनर्जी देते हो। ठीक है, जनरेटर आपने देखा होगा, वो शादियों वाला होता है ना, उसमें एक ऐसे हैंडल सा लगा होता है। ठीक है, आप हैंडल को क्या करते हैं, घुमाते हैं पहले, या फिर वो दूसरा होता है उसको खींचते हैं पहले, तो वो स्टार्ट होता है। तो उसको क्या दे रहे हैं हम लोग, मैकेनिकल एनर्जी दे रहे हैं, और वो आउटपुट में क्या दे रहे हैं हमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहा है। तो ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि कौन सी ऐसी डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट लेती है और मैकेनिकल आउटपुट देती है, वो कौन सी है, मोटर। और कौन सी ऐसी है जो मैकेनिकल इनपुट लेती है और इलेक्ट्रिकल आउटपुट देती है, वो कौन सा है, जनरेटर। वैसे सिमिलरली हीट एनर्जी क्या होती है, जब भी कोई सर्किट में आपका रेजिस्टेंस लगा होता है, उसमें करंट फ्लो करने की कोशिश करती है, तो रेजिस्टेंस उसको रोकता है, तो वहाँ पे एक हीट लॉस होता है, जिसको क्या बोलते हैं, I²R लॉस बोलते हैं, वो होता है हीट लॉस। अब केमिकल एनर्जी आपको पता है, बैटरीज में केमिकल रिएक्शंस होती हैं, दो आपके पास इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक यहाँ, फिर आपके पास इलेक्ट्रोलाइट होता है, उसमें कुछ केमिकल रिएक्शन होती है, तो वो जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उस समय क्या बोलते हैं उसको, केमिकल एनर्जी। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास आता है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। अब इसको कैसे समझेंगे, काइनेटिक एनर्जी को, काइनेटिक एनर्जी होता है एनर्जी एसोसिएटेड विद द बॉडी व्हेन इट इज इन मोशन। ठीक है,
जब बॉडी मोशन में होती है तो कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी। सिमिलरली पोटेंशियल कब होती है, जब बॉडी रेस्ट पे होती है और सम हाइट पे होती है। अगर ग्राउंड पे होगी तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। सपोज ये हमारे पास ग्राउंड है, ठीक है, अगर बॉडी हमारी यहाँ पे है, ठीक है, ये किसी हाइट पे है ग्राउंड से, तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी। और अगर ये रेस्ट पे है, ठीक है, रेस्ट पे है, मोशन में नहीं है, तो मतलब काइनेटिक एनर्जी इसमें नहीं होगी। ये क्या होता है, ये होता है पोटेंशियल एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 m/v², मतलब वेलोसिटी पे डिपेंड करती है। अगर ये रेस्ट पे है, इसकी वेलोसिटी कोई नहीं है, ये मूव ही नहीं कर रहा, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, ठीक है। सिमिलरली अगर आपके पास ऐसी बॉडी है, ये जीरो हाइट पे है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जीरो होगी। और ये मूव कर रही है ऐसे, तो काइनेटिक एनर्जी इसकी कुछ ना कुछ होगी, डिपेंड्स अपॉन द वेलोसिटी। नेक्स्ट आता है आपका सोर्सेज ऑफ एनर्जी। अब एनर्जी के मेनली कौन से सोर्स हैं, आपके पास दो सोर्स हैं, एक तो रिन्यूएबल सोर्स है और एक नॉन रिन्यूएबल सोर्स है, ठीक है। रिन्यूएबल सोर्स क्या होता है, इसको आप कितना भी यूज़ कर लो, ये एग्जॉस्ट नहीं होंगे, ख़त्म नहीं होते हैं, ठीक है। कितना भी यूज़ कर लो ये ख़त्म नहीं होते हैं। जैसे कि क्या होता है इसमें, विंड एनर्जी आता है, सोलर एनर्जी आता है, हाइड्रो आता है, टाइडल आता है, ठीक है। तो काफ़ी सारी इसमें एनर्जीज आती हैं। ये चीज़ें इसमें आती हैं कि आप इसको यूज़ कर लो जब तक धरती जब तक मतलब लाइफ है, जब तक एनवायरनमेंट है, तो ये चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी। लेकिन नॉन रिन्यूएबल में कौन सी आते हैं, इसमें आते हैं फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स आते हैं, कोल आता है, पेट्रोलियम, ठीक है, ये सब नेचुरल गैस, ये सब इसमें आता है। जैसे जैसे इसको हम यूज़ करते जाएंगे ज़्यादा, और ये चीज़ें क्या होती जाएंगी, ये चीज़ें ख़त्म होती जाएंगी। तो ये कौन सी में आती हैं, ये आती हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में, और ये आती हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज में। ये क्या है, एनवायरनमेंट को खतरा नहीं पहुंचाती है, इसमें इससे एनवायरनमेंट को कोई खतरा नहीं है, कोई हार्म नहीं है, लेकिन ये जो है एनवायरनमेंट को खतरा पहुँचाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपको एक चीज़ बताता हूँ मैं, एनर्जी मीटर। एनर्जी मीटर क्या होता है, जो आपके घरों में मीटर लगा रहता है, जो आपकी बिजली नोट करता है कि भाई कितने यूनिट्स आपने यूज़ करे, उस हिसाब से आपका बिल आता है, ठीक है। तो वो क्या होता है, जो नॉर्मल मीटर आप जिसको बोलते हो, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, एनर्जी मीटर बोलते हैं। वो क्या करता है, मेजर करता है एनर्जी आपका, जो हम बोलते हैं कि जैसे हम बोलते हैं जब बिल आता है हमारे पास, तो उस पर लिखा रहता है कि आपने 250 यूनिट्स जो है इस बार कंज्यूम किए। वहाँ पे लिखा रहता है कंज्यूम्ड कितने यूनिट आपने कंज्यूम करे, तो वो करे आपने 250 यूनिट्स, ठीक है। तो यूनिट क्या होता है, तो ये जो मेजर करता है एनर्जी किस में करता है, किलोवाट आवर में। और इसी किलोवाट आवर को क्या बोलते हैं हम लोग, 1 यूनिट बोलते हैं, ठीक है। अगर 250 यूनिट्स है, मतलब 250 किलोवाट आवर आपने इलेक्ट्रिसिटी यूज़ की है, ठीक है, इतना आपने यूनिट्स यूज़ किए हैं। और फिर उसके हिसाब से रेट होता है आपका, कि अगर आपके पहले 200 यूनिट्स होंगे तो आपका 2.5 के हिसाब से पर यूनिट होगा। उसके बाद अगर आपके 200 से ऊपर यूनिट्स होंगे तो आपका 3 रुपीज़ पर यूनिट आपका चार्ज होगा। उस हिसाब से आप अपना बिल घर पे भी बना सकते हो। ऑन एन एवरेज 8 को लेके जितने आपके यूनिट होते हैं इंटू 2.8 करोगे तो आपका टोटल बिल जो जनरेट होता है वो आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया एनर्जी मीटर। पूछा जा सकता है आपको कि किस में मेजर करता है, ये करता है किलोवाट आवर में, और किलोवाट आवर को ही क्या बोलते हैं हम लोग, 1 यूनिट बोलते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने कुछ क्वेश्चंस की तरफ। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ये अरिहंत की बुक है जिसमें सारे एमसीक्यूज़ हैं हर एक के, तो मैं आपको वहाँ से एमसीक्यू सारे करवाऊंगा, जितने हो सकते हैं एमसीक्यूज़ आपके होंगे कवर इसमें से, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं, इफ़ द रेजिस्टेंस ऑफ होम अप्लायंस इज इंक्रीज। वो बोल रहा है अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज करेंगे तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, पावर डिक्रीज करेगी या फिर वोल्टेज इंक्रीज करेगी या फिर वो काम करना, होम अप्लायंसेज जो है वो फास्ट काम करना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये तो पहले गलत है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता काम फास्ट करेंगे या स्लो करेंगे, ठीक है, वो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखो पावर किसके बराबर होती है, आपको मैंने बताया था P = V²/R होता है। तो जब रेजिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे तो पावर क्या होगी, डिक्रीज करेगी, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये वाला ऑप्शन जो है फर्स्ट वाला करेक्ट हो गया। अब वोल्टेज जो रहती है वो कांस्टेंट रहती है आपकी, चाहे 220 आ रही है बाहर लाइन से, मेन लाइन से, या 230 आ रही है, वो वोल्टेज जो है आपकी चेंज नहीं होती है। तो वो 220 या 230 ही रहती है, वोल्टेज कॉन्स्टेंट रहती है, पावर जो आपकी डिक्रीज करेगी। तो ऑप्शन क्या होगा, ओनली 1। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है द मटेरियल यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिक फ्यूज इज एन एलॉय ऑफ टिन एंड लेड। अब जो मटेरियल यूज किया जाता है वो टिन एंड लेड का होता है। वो बोल रहा है कि एलॉय में क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, एलॉय की प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए उसका। पहले सबसे पहले देखो, अब काम क्या होता है फ्यूज का, मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। अब देखो फ्यूज का काम क्या होता है, करंट को रोकना। फ्यूज का काम क्या होता है, करंट को रोकना, ठीक है। ताकि करंट कभी कभी होता है आपका करंट ज़्यादा फ्लो कर जाता है सर्किट में करंट मतलब पीछे से करंट क्या होता है वो ज़्यादा फ्लो कर जाता है। कभी कभी जब आप देखते हो कि लाइटनिंग होती है, ठीक है, लाइटनिंग होती है तो क्यों आप लोग अपने जो है सारे ये बंद कर देते हो, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस क्यों बंद कर देते हो,
तो क्यों बंद करते हो आप लोग? होता क्या है कि कभी कभी क्या होता है, हाई करंट जो है वो फ्लो कर जाती है। जब आप कभी कभी स्पार्क वो हो जाती है, लाइटनिंग हो जाती है, वो क्या है टावर पे गिर जाती है, टावर पे गिर के जो होती है उसकी वजह से आपकी करंट जो होती है वो एकदम से बढ़ जाती है। अब अगर फ्यूज़ आपका करंट को नहीं रोकेगा तो करंट जो होगी बाकी सर्किट में चली जाएगी, और बाकी सर्किट में चली जाएगी आपके सारे अप्लायंसेज जो है वो खराब हो जाएंगे। तो इसीलिए फ्यूज़ रोकता है, मतलब फ्यूज़ मेल्ट कर जाता है। मतलब इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए? लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए कि अगर हाई करंट आए तो जल्दी से मेल्ट हो जाए। तो सबसे पहले ऑप्शन देखते हैं लो मेल्टिंग पॉइंट वाला कौन सा है। एक तो ऑप्शन ए है, ठीक है, और एक ऑप्शन सी है। अब उसके बाद देखते हैं कि आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, मतलब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मैंने आपको बताया था, रेजिस्टेंस होता है आर इक्वल टू रो एल बाई ए। ये क्या होता है? ये होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, मतलब कितनी क्षमता है उसको करंट को रोकने की। अब करंट को रोकने की क्षमता ज़्यादा होनी चाहिए फ्यूज़ में, क्योंकि उसका काम ही है करंट को रोकना। अगर करंट को नहीं रोकेगा तो करंट बाकी सर्किट में चली जाएगी और वो खराब हो जाएगा। तो मतलब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या फिर इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए। इसको क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी। तो ये क्या होनी चाहिए? हाई। ये हाई होना चाहिए और मेल्टिंग पॉइंट लो होना चाहिए। देखो कौन सा ऑप्शन है, ये हाई होना चाहिए और मेल्टिंग पॉइंट लो होना चाहिए। तो ए ऑप्शन है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वन दैट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज इन द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ सॉलिड इज। इसमें से कौन सा जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है? सबसे ज्यादा क्या है आपका? ग्रेफाइट जो है वो गुड कंडक्टर। क्या है गुड कंडक्टर वाइल कैरिंग करंट इज? एक कंडक्टर है अगर वो गुड कंडक्टर है तो वो करंट कैरी करने के टाइम पे क्या होता है, कौन सा चार्ज होता है उस पर? तो आपको पता है करंट यहाँ से आती है और यहाँ से निकलती है, ठीक है। तो एक तरफ से आ रही है, एक तरफ से जा रही है, तो क्या होता है वो कंडक्टर जो होता है वो न्यूट्रल ही रहता है, ठीक है। ये मैंने आपको पढ़ाया था आई थिंक फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर में, इसका कंसेप्ट मैंने दिया था। तो ये क्या होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। नेक्स्ट आता है ओम्स लॉ डिफाइन, ठीक है। ओम्स लॉ जो है वो किसको डिफाइन करता है, ठीक है। ओम्स लॉ क्या करता है? सिर्फ रेजिस्टेंस को करता है, या करंट को करता है, या वोल्टेज को करता है? तो किसको करता है? वोल्टेज एंड करंट को। जैसे V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है, तो वोल्टेज और करंट को डिफाइन करता है ओम्स लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ करंट I flows through a potential difference V in an electric circuit containing a resistance R, the product of E and I। अब मैंने जब आपको पढ़ाया था पावर के बारे में तो मैंने आपको पढ़ाया था पावर क्या होता है? V इंटू आई। तो ये क्या होगा? पावर होगा। रेजिस्टेंस तो नहीं होगा, हीट जनरेटेड भी नहीं होगा, क्योंकि हीट होता है I स्क्वायर R, थर्मल पावर रेडिएटेड बाय द सर्किट। तो क्या होगा? ये पावर होगा, जो पावर रेडिएट करता है सर्किट, पावर डिसिपेट करता है, वो होगा ये। नेक्स्ट आता है मेटल यूज टू मेक वायर्स फॉर सेफ्टी फ्यूज। ये मैंने आपको बता दिया पिछला, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये काफ़ी बार पूछा जाता है एग्जाम में, तो ध्यान रखना है इसको। अब फ्यूज के लिए मेल्टिंग पॉइंट लो होना चाहिए और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए। तो हाई रेजिस्टिविटी और लो मेल्टिंग पॉइंट, तो इसका क्या आंसर होगा? बी पार्ट होगा। नेक्स्ट आता है ड्यूरिंग शॉर्ट सर्किटिंग द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। शॉर्ट सर्किटिंग क्या होती है? शॉर्ट सर्किट का मतलब होता है सपोज ये आपके पास रेजिस्टेंस है, शॉर्ट सर्किट का मतलब है कि रेजिस्टेंस आपके पास जीरो हो गया, मतलब अब करंट को कोई रोकने वाला नहीं है। जब करंट को रोकने वाला नहीं है तो करंट क्या हो जाएगी? इंक्रीज कर जाएगी आपकी, इंस्टेंटेनियसली आपकी करंट इंक्रीज कर जाएगी। नेक्स्ट है आपका द करंट आई वोल्टेज V प्लॉट ऑफ अ सर्टन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इज अलॉन्ग साइड। ये आपको दिया है किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का VI प्लॉट। अब वो बोल रहे हैं डिवाइस क्या है। अब आपको पता है V और I में यहाँ पे क्या दिखा रहा है? ये लीनियर रिलेशनशिप, मतलब डायरेक्ट जितना V चेंज हो रहा है उतना ही I। इसको क्या बोलते हैं? लीनियर रिलेशनशिप। तो लीनियर रिलेशनशिप किस केस में होता है? ये होता है आपका कंडक्टर के केस में, जो कि ओम्स लॉ को ओबे करता है, ठीक है। तो इतना ही पार्ट हम लोग रखेंगे। आप आज आपका काफ़ी बड़ी वीडियो हो जाती है फिर, ठीक है। तो ध्यान से चीज़ें समझना, एनर्जी क्या होती है, उसके पहले आप पावर भी देखना, पावर क्या होती है, उसमें भी क्वेश्चन है। आपका हर एक वीडियो के साथ क्वेश्चन डालने का यही मकसद होता है कि आपके साथ साथ क्वेश्चन भी कवर होते चलें, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें, और फ्रेंड्स के साथ अपने ज़रूर शेयर करना। डू सपोर्ट, डू शेयर, ठीक है। और घर से बाहर मत निकलना, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही रखेंगे। गुड लक।